दोस्तों स्वागत है आपका सूरज एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 12 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और आज क्वेश्चन 81 से 120 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से आप लोग ले लेना। आइए शुरू करते हैं पर 81 से। 81 क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले टेस्ट में कर चुके हैं, जल्दी से बता दीजिए। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक सिल्वर का मतलब है, इसको आप लिक्विड सिल्वर के फॉर्म में भी जान सकते हैं, ठीक है। लिक्विड सिल्वर यानी ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। रूम टेम्परेचर कितना रहता है? रूम टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मली 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, इतना नॉर्मली मानता है। इस टेम्परेचर पे भी ये लिक्विड स्टेज में रहता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड मेटल ही बोलते हैं। क्लियर है? लिक्विड मेटल पहली चीज़। तो किसे जाना जाता है? क्विक सिल्वर को पारा को जाना जाता है, यानी मरकरी को। सिल्वर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका रंग जो है, कलर जो है वो सिल्वर की तरह है। और क्विक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो लिक्विड स्टेज में है, रूम टेम्परेचर। ओके, तो आंसर बी हो गया। देखिए हम लोग इस फिगर को पहले भी देख चुके हैं। ये क्या है? ये मरकरी है, ठीक है। मरकरी है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। देख रहे होंगे इसका कलर बिल्कुल सिल्वर की तरह है और सिल्वर ही लग रहा है लगभग। ये क्या देखिए, सिल्वर है, क्विक सिल्वर। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय का वास्तविक स्थान है। गैसीय विनिमय की बात ये मतलब है यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज, यानी जो आप लोग और हम लोग और सभी लोग जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, सांस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं, इस चीज़ को एक गैसियस एक्सचेंज बोलना है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन का इनटेक और CO2 का बाहर निकालना। तो इस क्वेश्चन में पूछा है ये चीज़ होती कहाँ है एक्चुअली, ठीक है। मनुष्य के कौन से ऑर्गन में ये एक्टिविटी होती है? अभी तो समझ में आ रहा होगा कि ये सब भैया फेफड़ा ही कर रहा होगा, है ना। ये आप सांस लेते हैं और फेफड़े में जाती है सांस पहले तो, यानी ऑक्सीजन फेफड़े में जाती है, फिर फेफड़े से ब्लड सेल में मिल जाती है ऑक्सीजन, और जो सेल यानी कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो पहले फेफड़े में जाएगी यानी लंग्स में जाएगी, और फिर लंग्स के माध्यम से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे स्पेसिफिक पार्ट बताना है कि ये किस ऑर्गन में ये एक्टिविटी हो रही है। तो इस ऑर्गन का नाम है एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हम लोग फिगर देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीन को रोटेशन में देखिए तभी फिगर को ठीक से देख पाएंगे, नहीं तो छोटी स्क्रीन में नहीं दिख पाएगा ना। देखो ये आपको लंग्स दिख रहे हैं, ठीक है। लंग्स के और अंदर जाइए यानी एल्वियोली गैस एक्सचेंज में जाइए। मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जूम कर रहा हूँ। ये छोटा, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको जूम करके इन्होंने फिगर में आगे दिखाया है, यानी ये चीज़ दिखाई है। यही क्या है? ये एल्वियोली हैं। ये जो गोले गोले दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे गोले एक साथ जो जॉइंट हैं, ये एल्वियोली हैं, ठीक है। इस एल्वियोली को और अच्छे से देखना है तो नीचे और फिगर दिया है, यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे यानी ऑक्सीजन देखो बाहर से आ रही है, बाहर से यानी जो हम सांस ले रहे हैं, और ये ऑक्सीजन कहाँ पे मिल जा रही है? ये ब्लड में मिल जा रही है। ये दिख रहा है ना, ये ब्लड में मिल जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? ये सेल से आ रही है, कोशिकाओं से आ रही है, और वापस एल्वियोली के माध्यम से बाहर निकल जा रही है। क्लियर है? यानी एक्सचेंज मीडियम जो है वो एल्वियोली है, यानी ये छोटे छोटे से गोले हैं जो लंग्स के अंदर रहते हैं। जो स्मोकिंग करते हैं ना, सिगरेट पीते हैं, उनके जो एल्वियोली है ना वो साइज में छोटे हो जाते हैं, ठीक है। यानी सांस लेते हुए फूलते ही नहीं है, वहीं चुपके रहते हैं। इसलिए फिर जो सिगरेट पीते हैं उनकी जो सांस लेने की स्टेमिना होती है, लेंथ होती है, वो बहुत कम होती है, यानी उनकी सांस बहुत छोटी होती है, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है। तो सिगरेट पीने वालों के लिए बहुत ख़तरनाक है ये चीज़, ठीक है भैया। तो अपने अपने एल्वियोली बचा के रखें। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलता है, ठीक। तो इसका आंसर एल्वियोली निकल के आ गया। 83 देखिए। नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी में तो कभी याद ही नहीं होगा, ना ही लिख पाएंगे मेंस में। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज डेवलप्ड बाय। पहले तो ये समझ लेते हैं ये है क्या। देखो आपको नोमेनक्लेचर शब्द से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ भी यदि प्रोडक्ट की यदि बात करें तो प्रोडक्ट का नोमेनक्लेचर से संबंधित यहाँ पे कुछ चर्चा हो रही होगी। यानी कई तरीके के प्रोडक्ट होंगे और उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, अलग अलग कैटेगराइजेशन होगा, पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट को, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। जैसे आप फार्म्स वगैरह में देखते होंगे, एनिमल जो फार्म्स होते हैं वहाँ पे हर जानवरों के गले में लटका देते हैं ना, एक टैग लटका देते हैं, उस पर नंबर लिख देते हैं कुछ कि ये जो टैग है ये फलाने जानवर का है, ये जो टैग है ये फलाने जानवर का है, या कौन से नंबर की ये जानवर है, ठीक है। इस तरह का कुछ आप कुछ पहचानने के लिए कैटेगराइज कर देते हैं। उसी तरह का ये भी है। ये
ये जो सिस्टम है, ये जो डेवलप किया है वो विश्व सीमा शुल्क संगठन ने किया है। पहली चीज़ तो ये जानना है, यानी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने। अब देखो यहाँ पे कस्टम की बात हो रही है, सीमा शुल्क की बात हो रही है, तो सीमा शुल्क कहाँ लगता है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे लगता है। और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता किसका है? सामान का होता है ना, यानी गुड्स का होता है। तो गुड्स के पहचानने के लिए ये नोमेनक्लेचर है, सिंपल सा। जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो कुछ भी होता है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो कुछ टेक्नोलॉजी वाले भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो न्यूक्लियर प्रोडक्ट हो सकते हैं, मतलब एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें, एक सेब की बात कर लें, सिंपल से एक सेब की बात कर लें, तो सेब को कैसे कैटेगराइज करेंगे? तो इनका एक अलग तरीका है, ऐसे उस पर कोडिंग कर देते हैं कुछ, ठीक है, जैसे 01, 02, 03 ऐसे कुछ कोडिंग कर देंगे। ये सिंपल से यही नामकरण है। इसको हम लोग फिगर से समझ ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे एप्पल का एग्जांपल दिया, और एप्पल का जो इस संस्था ने कोडिंग दी है वो 08081000। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे इन्होंने समझाया। पहले 08 का मतलब है यहाँ पे एडिबल फ्रूट और नट्स, यानी जो पहले 08 का मतलब है ये है खाने योग्य। तो यदि 08 लगा है किसी प्रोडक्ट की कोडिंग पे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये खाने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। मान लो एक सामान होता है ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर के कोड में सबसे पहले 08 तो नहीं होता, क्योंकि ट्रांजिस्टर को खाया तो नहीं जा सकता, तो उसका कुछ अलग कोडिंग होता, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे हर डिजिट का अपने अपने मतलब से उन्होंने कैटेगराइज किया है, ये चीज़ है सिंपल। तो पहले के जो 6 डिजिट हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे कैटेगराइजेशन है, और जो बाद के जो 6 लेटर हैं वो नेशनल लेवल पे। यदि आप नेशनल लेवल पे कुछ भी कैटेगराइज करना चाहते हैं, जैसे जहाँ का प्रोडक्ट होगा तो वो अपने स्तर से अपने हिसाब से कैटेगराइज करेगा, ठीक है। तो ये कोडिंग था, ये नोमेनक्लेचर था, ठीक है। ऐसे एक पाइनएप्पल का एग्जांपल है, तो देखो इसमें भी स्टार्टिंग में क्या है 08 है, और एप्पल में भी 08 था, एप्पल में भी 08 था। तो 08 का सिंपल से मतलब है कि भाई ये एडिबल है, खाने योग्य है, जो ये प्रोडक्ट जो है वो खाने योग्य है, ठीक। उसके आगे फिर कोडिंग चेंज हो जाएगी, ठीक, समझ में आया। चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो याद रहेगा वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO, ठीक है, WCO इसका हेडक्वार्टर बताएंगे ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स इंपॉर्टेंट है। ब्रुसेल्स कहाँ की कैपिटल है, जल्दी से बताइए। ये बेल्जियम की कैपिटल है, ठीक है, बेल्जियम। चलिए आगे बढ़िए। 84 देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूँ। 84 जब तक पढ़िए आप लोग क्वेश्चंस पढ़िए। 84 में हम लोगों को मैच कराना है, ये क्या है, टर्म्स हैं और मीनिंग्स हैं, देख लेते हैं। ये टैक्स बेस है। कर आधार का मतलब आप लोग समझते होंगे। कर आधार क्या होता है, जैसे आप यदि गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका एक जो स्लैब बने हैं इनकम टैक्स के जो स्लैब बने हैं उन्होंने क्या पे फिक्स करके रखा है। यदि 2.5 लाख तक सैलरी यदि आपकी है, 2.5 लाख पर साल की यदि सैलरी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। यदि 2.5 लाख से ज़्यादा सैलरी है और 5 लाख तक है, 2.5 लाख से 5 लाख तक यदि आपकी सैलरी है तो आपको 5% टैक्स देना है, ठीक। और 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको 20% टैक्स देना है। यानी एक टैक्स बेस फिक्स कर दिया है, टैक्स बेस जो है वो फिक्स कर दिया है। 2.5 लाख पे, 2.5 से 5 लाख पे और 5 से 10 लाख पे, इनको बोलेंगे टैक्स बेस, ठीक है, इनको बोलेंगे टैक्स बेस। जैसे मैं सेक्रेटेरिएट आर की या फिर हाई कोर्ट आर की बात करूँ तो आर कौन से ग्रेड पे है, आर 48 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे काम करता है, ठीक है, गजरेट होते हैं। तो इनका जो टैक्स बेस है वो 5 लाख से प्लस हो जाता है, क्योंकि इनकी जो एनुअल सैलरी होती है वो 7.2 लाख होती है, ठीक है। और 7.2 लाख पे कितना बनेगा, ये 2.5 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख से भी ज़्यादा है, यानी 2.5 लाख से 5 लाख पे भी टैक्स देना है, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में भी आ रही है सैलरी तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में भी देना है, यानी 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% देना है, और 5 से 10% के बीच में 20% देना है, यानी टोटल 25% आपको टैक्स भरना है, ठीक है। इसको जोड़ना नहीं चाहिए मुझे, अलग अलग चीज़ें, क्योंकि अमाउंट अलग अलग है ना। तो आप सेक्रेटेरिएट में आर के पद पर जाएंगे तो आपका टैक्स बेस ये बनेगा, ठीक है। तो मैंने ये जो एग्जांपल दिया था वो सैलरी पे दिया था, इनकम पे दिया था। ये टैक्स बेस जो है वो गुड्स पे भी हो सकता है, ठीक है, सर्विस पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला पॉइंट पढ़िए, कर योग्य वस्तुओं सेवाओं और आय का मूल, ठीक है। तो पहला जो है वो सही मैच है, यानी ए का 1 है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, मूल्य वर्धित, इसको एड वैलोरम भी बोलते हैं, यानी टैक्स पर जो टैक्स बनता है, टैक्स पर टैक्स जो होता है वो मूल्य वर्धित होता है, यानी आपने कुछ वैल्यू ऐड कर दिया उस प्रोडक्ट में तो उस वैल्यू एडिशन का भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक।
जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले ले, 1 केजी आपके पास लोहा है, 1 केजी स्टील है, ठीक है। 1 केजी स्टील का कॉस्ट है 110 रुपये किलो, 110 रुपये किलो स्टील मिलता है, ठीक है। 110 रुपये पर केजी स्टील मिलता है, ठीक है। अब मान लो इसी 1 केजी स्टील की आपने कुल्हाड़ी बना दी, यानी एक्स बना दी, तो एक्स की वैल्यू थोड़ी ना हो जाएगी 110, ठीक है। हो सकता है ये 500 रुपये में बिके, हो सकता है 1000 रुपये में बिके, क्योंकि आपने वैल्यू ऐड कर दिया, स्टील से आपने उसको कुल्हाड़ी बना दी। तो ऐसे तमाम एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर फिर 2 ही हो जाएगा, ये सही मैच है, मतलब बी का 2 है। तीसरा सी पॉइंट देखिए, टैक्स इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से आप लोग समझते होंगे फ्लेक्सिबिलिटी, आप फ्लेक्सिबिलिटी से थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो, ठीक। यानी आपने बिना टैक्स रेट बढ़ाए, यदि आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है तो आपका जो टैक्स सिस्टम है वो टैक्स इलास्टिक है, ठीक है। आपके करों में लोच है। हमने क्या बोला कि टैक्स बेस को बिना बढ़ाए यदि आपका टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है तो आपका टैक्स सिस्टम टैक्स इलास्टिक है। यानी ये सीधे सीधे किससे रिलेट कर रहा है, आपकी देश की इनकम से रिलेट कर रहा है। आपका देश यदि प्रोग्रेस करेगा, आपकी इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, आपकी जीडीपी बढ़ेगी, तो अपने आप टैक्स कलेक्शन जो है वो ज़्यादा हो गया, ऑब्वियसली होगा ना। जैसे आप आरओ का एग्जांपल ले लीजिए, अभी स्टार्टिंग लेवल पे आपका सैलरी कितना है साल का, 7.2 लाख, ठीक। और ये आरओ के पद से कितना टैक्स वसूल रहा है, जैसे 5%, 2.5 से 5 के बीच में वसूल रहे हैं, और 5 से 10 के बीच में 20%। तो हम कैलकुलेशन करके आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 5% जो बनता है 2.5 से 5 लाख के बीच में, वो 12,500 रुपये बनता है, ठीक। और 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो 20% है, लेकिन 7.2 लाख में 5 से 10 के बीच में कितना अमाउंट बन रहा है, 5 लाख से 7.2 लाख कितना ज़्यादा है, 2.2 लाख ज़्यादा है ना। आप 2.2 लाख का 20% निकाल लीजिए, कितना हो गया, 22,000 हो गया। तो इसमें 22,000 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। 22,000 और 12,000 कितना हो गया, 34 सॉरी 22,000 तो 10% हुआ, 44,000 हुआ 20%, यानी यहाँ पे 44,000 करो, और 44,000 प्लस 12,500, तो ये हो गया कितना आपका, ये हो गया 56,500, 56,500 रुपये टैक्स भरना है आपको, इतनी इनकम पे 7.2 लाख में। लेकिन इसमें बहुत सारी छूटें रहती हैं, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता है, वो सब कभी और बाद में समझ लेंगे। 56,500 पे नहीं करना होता है, ओवरऑल वो 40 से 42,000 रुपये तक बनता है, यदि आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो अभी गवर्नमेंट को इतना मिल रहा है, ठीक है, 56,500। अब ये टैक्स वो कैसे बढ़ा सकते हैं, वो टैक्स यहाँ पे बढ़ा सकते हैं बिल्कुल, 5 से 10% हो सकता है, कल को बोल दें 30% लेंगे, तो क्या कर लेंगे हम लोग, कुछ नहीं। तो 30% यदि कर दिया तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा, 56,500 से और ऐड हो जाएगा, तो सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन ये कलेक्शन कब बढ़ रहा है, टैक्स रेट बढ़ाने पर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे कर लोच में क्या करना है, आपको बिना टैक्स रेट जो है वो बिना बढ़ाए ही, यदि आपका इनकम टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो रहा तब हमको कर लोच बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया। और सीमा शुल्क आप लोग अच्छे से जानते हैं, कस्टम ड्यूटी यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर ये लगते हैं, ठीक है, कर। और इससे पहले ही हम लोग पढ़े हैं विश्व सीमा शुल्क संगठन के बारे में, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वो कैटेगराइजेशन करता है, नोमेनक्लेचर भी करता है, तो ये भी सही है, यानी ये सब सही लिखे इसके सामने। तो कोडिंग 1 2 3 4 हो गई। आंसर की में कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है ना वो गलत दिए हैं, ठीक है, तो मैं उसको करेक्ट करके भेज दूंगा आपको आंसर की। तो इसका 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 डी ऑप्शन हो गया, ठीक। चलिए 85 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। उल्का पिंड यानी मेटेरॉइड बोलते हैं, ठीक। मेटोइड्स लिखा है। उल्का पिंड और तारे टूटना यानी फॉलिंग स्टार जो होते हैं वायुमंडल की किस परत से संबंधित है। ये उल्का पिंड और तारे टूटने की जो घटनाएं वो मीजोस्फीयर में होती हैं, ठीक है, मीजोस्फीयर याद रखना, यानी मध्यमंडल में, ठीक है। और इसकी हाइट कहाँ तक होती है, 80 किलोमीटर तक, ठीक है, पोल से या इक्वेटर से लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी हाइट है। अगर एटमॉस्फेरिक लेयर की बात करें तो क्या हम लोगों ने पढ़े थे, IMST पढ़े थे, ठीक है। ये ऊपर से नीचे है या नीचे से ऊपर है। T मतलब ट्रोपोस्फीयर, S मतलब स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और आयनोस्फीयर, और ऊपर एक्सोस्फीयर वो अलग हो जाता है, ठीक। तो IMST ऐसे याद रख लेना, जो भी आपकी कोडिंग हो वो बना लेना। तो इसका आंसर B हो गया, ठीक। चलिए 86 देखिए, इसको जल्दी से सोर्स से मिला दीजिए रिवर को। सतलज के बारे में तो पता होगा कि ये इसका सोर्स इंडिया में नहीं है, इसका सोर्स बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है। सिंधु नदी का यानी इंडस रिवर का भी सोर्स बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है। और एक नदी और है ब्रह्मपुत्र, जिसका सोर्स आउट ऑफ इंडिया है। झीलम नदी का सोर्स क्या है, वेरीनाग, ठीक है, वेरीनाग। रावी का आप लोग जानते हैं,
बताइए जल्दी से। रोहतांग दर्रा, ठीक है। और रोहतांग दर्रे के पास जो रोहतांग दर्रा है कहाँ पे बताएंगे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी का जो सोर्स है वो मानसरोवर लेक है, ये तिब्बत में है, ठीक है, तिब्बत में। और सिंधु का बोकार्चू हिमनद, बोकार्चू ग्लेशियर, ठीक, ये भी तिब्बत में, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन कौन से मैच हैं। तो ये एक तो सिंधु मैच हो गई और एक रावी मैच हो गई, यानी 2 और 4 ना, 2 और 4 इसके आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। 87 देखिए, शिवालिक के पैरेलल, शिवालिक के समानांतर हिमालय से निकलने वाली नदियों के जलोढ़ पंख कहलाते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में दिक्कत हो रही हो तो एलुवियल फेंस, एलुवियल फेंस समझते हैं, इसको देख लीजिए, फिगर को देख लीजिए, आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे पहाड़ों से कोई नदी निकलती है ना, जैसे पहाड़ों से कोई नदी निकलती है तो यहाँ पे इस तरह की आकृति बना लेती है नदी, नदी के जो सेडिमेंट्स हैं, क्योंकि ये जो ऊपर से पत्थरों से और पहाड़ों से टकरा के जो आती है, तो क्या इरोजन, और इरोजन तो देखो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, इरोजन वेदरिंग कंटिन्यूसली हो रही है, ठीक है। तो जो इरोडेड मटेरियल होता है, यानी जो अवसाद होते हैं, वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का शेप ले लेते हैं, ये बिल्कुल लगभग डेल्टा की तरह है, ठीक है, ये डेल्टा की तरह है, लेकिन इसको डेल्टा नहीं समझना है, क्योंकि डेल्टा का जो फॉर्मेशन होता है वो समुद्र के किनारे या फिर किसी वाटर बॉडी के पास में होता है। इसका जो निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, वो वाटर बॉडी के पास नहीं हो रहा है, ठीक है। नदियों ये इनका फॉर्मेशन हो रहा है पहाड़ों से जस्ट जैसी नीचे आती है नदी, जिसे हम लोग पहाड़ों की तलहटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है तलहटी में होता है, ठीक है, पहाड़ों की तलहटी में फॉर्मेशन होता है। इसको देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये फेंस दिख रहे हैं, ये आकार दिख रहा है आपको, और जूम कर दूँ, देखो ये नदी आ रही है और यहाँ पे सारे सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। देखो ये फैन ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है, जो ये ट्रायंगल शेप के जो एलुवियल फेंस होते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। मैं कलर चेंज कर लूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा अपनों को। ट्रायंगुलर शेप याद रखना, शेप भी पूछ लेता है कभी कभी। ट्रायंगुलर शेप के होते हैं एलुवियल फेंस, ठीक। और देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है आपको एलुवियल फेंस, देखो ये दिख रहा, ये ट्रायंगुलर शेप दिख रहा, ये ट्रायंगल शेप दिख रहा। अब मैं ट्रायंगल बना नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर आपको दिखेगा ट्रायंगुलर, ठीक है, दिख रहा। और ये पूरा सेडिमेंट इकट्ठा आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक, क्लियर है। इसको बोलते हैं एलुवियल फेंस। और भी देख लीजिए, ये देखिए ये 2D डायग्राम है, इसमें क्लियरली दिख रहा है स्टीप स्लोप से नदी बहती हुई आ रही और अपने साथ सेडिमेंट्स भी ला रही हैं, और वो सेडिमेंट्स ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पे इकट्ठे हो जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं एलुवियल फेंस। क्लियर है? आप इस क्वेश्चन पे अब आपको ये बताना है कि देखो जैसे पहाड़ों से ये नदी नीचे आके गिर रही है, तलहटी में गिर रही है, तलहटी में आ रही है, तो इनके सेडिमेंट से ज़्यादातर क्या होंगे? सॉइल होगा या फिर पत्थर के छोटे छोटे कंकड़ होंगे, यानी ग्रेवल होंगे। समझ रहे हैं ना जो हम बोल रहे हैं? यानी जो सेडिमेंट्स लाएगी नदियाँ अपने साथ पहाड़ों से ऊपर से, उस सेडिमेंट्स में, उन अवसाद में ग्रेवल होंगे, पत्थर होंगे छोटे छोटे, या फिर सॉइल होगी कोई? बताइए। ऑब्वियसली ग्रेवल होंगे, ठीक है, क्योंकि वो पहाड़ों से चिपक के निकल रही है, सट के निकल रही है, और इरोजन और वेदरिंग जो हो रही है वो पत्थर का हो रहा है, सॉइल का नहीं हो रहा है। तो जिसका इरोड करेगा, इरोजन होगा, वही तो अवसाद में रहेगा, है ना। तो ग्रेवल्स रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर। और छोटे छोटे पत्थर का जब इकट्ठा जमा होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे भावर बोलते हैं, ठीक है, उसे भावर बोलते हैं। क्लियर है? बांगर समझते हैं, बांगर और खादर। बांगर जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल है, जो बिल्कुल नदियों के पास में रहते हैं, रिवर बैंक के पास रहते हैं। हाँ, न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है। न्यू एलुवियल सॉइल में गलत लगा दिया, खादर को बोलते हैं, ठीक है, बांगर को बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक। आइए हम फिगर पे देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपको एक माउंटेन दिख रहा, ये आपको स्टीप स्लोप दिख रही, ठीक है, यहाँ से कोई नदी आ रही होगी, और ये तलहटी है पहाड़ की, यहाँ पे तलहटी में गिर रही होगी, यहीं पे एलुवियल फेंस बनेंगे, ठीक है। एलुवियल फेंस कहाँ, किस जोन में बनेंगे? इस जगह पे बनेंगे। और इस जगह पे जो सेडिमेंट्स हैं वो किसके हैं? पत्थरों के हैं, ठीक है, ग्रेवल्स के हैं। और ये पत्थरों का जो यहाँ पे क्षेत्र जो बनता है उसको बोलते हैं क्या? भावर बोलते हैं, ठीक है। तराई का क्षेत्र ये आपको क्लियरली दिख रहा है। बांगर और खादर आपको दिख रहा होगा कि ये रिवर बैंक के पास के हैं, और खादर तो बिल्कुल रिवर बैंक के पास का ये एलुवियल सॉइल है, इसी को बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है। और बांगर क्या होगी? बांगर अब थोड़ी सी दूरी पे चलेगी नदी से, तो इसे बोल दे रहे हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ें क्वेश्चन पे। अब
चलिए, तो इसका आंसर 52 निकाल लिया हम लोगों ने। चलिए 88 देखिए, डिजर्टिफिकेशन बताना है कि किस कारण से होता है। अच्छा, इसके बारे में बताना है, नीचे लिखे है पॉइंट। यह केवल मानव क्रिया के कारण होता है? नहीं भाई, सिर्फ ह्यूमन एक्शन के कारण नहीं होता है, नेचुरली भी तो हो ही रहा है ना। इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़े थे, याद आ रहा कि कभी जंगल जो हुआ करते थे वो आज क्या है, मरुस्थल है, और जो आज मरुस्थल है वो कभी जंगल हो जाएंगे। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में रहता है, और इसमें अच्छा खासा समय लग जाता है, ठीक है, सैकड़ों साल लग जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि नेचुरली भी तो ये होता ही है ना। और बाकी नेचुरल क्लैमिटी आप लोग पढ़ते ही हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो तो लगातार एक्टिव रहती हैं, ठीक है। और जो जलापर्दन हो रहा है, ठीक है, वाटर का इरोजन हो रहा है, वाटर से जो इरोजन हो रहा है, सॉइल का इरोजन हो रहा है, वायु को द्वारा जो इरोजन और वेदरिंग हो रही है, ये सब नेचुरल कारण है। हवा चलेगी तो भाई पत्थर तो घिसेगा ही, और वो घिसाव एक दिन में दिखेगा नहीं, ठीक है, वो कई सालों में दिखेगा। जैसे आप अरावली माउंटेन्स का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि उनको आज क्या बोलते हैं, आज रेजिडुअल माउंटेन बोल रहे हैं ना, यानी उनको क्या बोलते हैं, अरावली माउंटेन जो है वो इरोड हो रहे हैं, ठीक है, इरोजन हो रहा है उनका बहुत ज़्यादा। तो इरोजन वो कैसे हो रहा है, नेचुरली तो हो रहा है ना, कोई वहाँ पे जाके खोद थोड़ी ना रहा है अरावली माउंटेन को। तो ये सब तो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है, जहाँ पे हवाएं तेज़ रहेंगी और पहाड़ रहेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा घिसाव होगा पहाड़ का, सिंपल सा। ठीक है, तो केवल जो मानव क्रिया लिखा ये तो गलत है, ठीक है, नेचुरली भी होता ही है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, भूमि क्षरण समझ रहे हो ना, लैंड डिग्रेडेशन के मुद्दे को हल करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की जा रही है। देखो योजनाएं तो बहुत हैं, पहले से भी चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी चल रही हैं, ठीक है। UNCCD याद आ रहा, UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन। तो ये सब संस्थाएं अपने अपने स्तर से कर ही रही हैं मरुस्थल को ख़त्म करने के लिए, या फिर उसके इफेक्ट को कम करने के लिए। इंडिया ने भी काफ़ी प्रोग्राम चलाए, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, कमांड एरिया डेवलपमेंट, एक डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP। और UNCCD की तरह एक नेशनल लेवल पे भी चलता है, नेशनल एक्शन प्रोग्राम फॉर कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, NAPCD। तमाम मतलब सरकारें अपने अपने स्तर से काम कर रही हैं, लेकिन आजकल इंसानों के टेस्ट भी बड़े गजब हो गए हैं। चाइना जापान का आप देख ही रहे हैं, ख़ासतौर से चाइना का जान रहे हैं कि वो हर चीज़ खाते हैं, वो कुछ छोड़ते नहीं हैं। अभी वो कीड़े मकोड़े तो खा ही रहे हैं। एक आपने एक स्पीसीज़ पढ़ी है ना, पाइनियर स्पीसीज़, हम लोगों ने कल पढ़ा था। पाइनियर स्पीसीज़ क्या होती हैं कि ये किसी भी क्षेत्र में सबसे पहले उगने वाली या फिर पैदा होने वाली स्पीसीज़ होती हैं, ठीक है, जो आगे फर्दर प्रोसेस में हेल्प करती हैं। यानी पहले एलगी और जो काई वगैरह हैं, लाइकन वगैरह हैं, वो जाके फिर धीरे धीरे और आगे झाड़ियाँ बनाएंगी, ठीक है, फिर झाड़ियों से पहाड़ बनेंगे, जंगल बनेंगे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि चाइना वाले कहीं पाइनियर स्पीसीज़ को खाना स्टार्ट ना कर दें। अगर पाइनियर स्पीसीज़ को खाना चालू कर देंगे तो क्या होगा। वैसे इनको खाया तो जाता है और इसका यूज होता भी है, और ड्रग्स में होता है, मेडिकल साइंस में होता है, और एडिबल प्रोडक्ट्स में भी होता है, लेकिन एक लिमिट में होता है ना। लेकिन ये लोग ऐसे खाते हैं कि मतलब पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, नहीं तो फिर तो पूरा इकोसिस्टम चौपट ही हो जाएगा। और जब इकोसिस्टम चौपट हो जाएगा तो क्या फिर UNCCD करेगा, और फिर क्या NAPCD करेगा, और क्या CAD करेगा, ठीक है, और क्या फिर DDP करेगा, ठीक है। इसके अलावा कृषि सिंचाई योजना भी लागू की जा रही है। तो पॉइंट नंबर 2 सही है, पॉइंट नंबर 1 गलत है, तो पॉइंट नंबर 2 ठीक है। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए 89 देखिए जल्दी से। ये रामसर साइड से जल्दी से मिला दीजिए इसको। नवाबगंज तो आप लोग जानते होंगे, लखनऊ में कहाँ है, लखनऊ के पास उन्नाव में है, ठीक है, उन्नाव कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो बी का तो 3 हो गया, बी का 3 2 ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। कमेंट करके बताना आप लोग को यूपी में कितनी रामसर साइट्स हैं। टोटल शायद 42 हैं, ठीक है, 42 में यूपी से कितनी रामसर साइट्स हैं वो जल्दी से बताना। बस टोटल नंबर लिख देना, बाकी सबका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना समय थोड़ी ना आप लोगों के पास कि कमेंट में सबका साइट्स का नाम लिखें। आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आसन को तो सेपरेटली भी पूछा है एग्जाम में, ठीक है। आसन संरक्षण रिजर्व जो है वो उत्तराखंड का है, सही मैच है, अच्छा चौथा सही मैच है। कबड़ताल ये बिहार का है, ठीक, कबड़ताल बिहार का, और केशोपुर मियाँ पंजाब का है, ठीक है। इसको देखो बार बार देखोगे तभी याद होगा। अब इसके पास मेरे पास फिगर नहीं है, और फिगर देखोगे भी तो क्या, वो तो सब रामसर साइड तो एक ही जैसी लगती हैं। पानी दिखेगा, घास के मैदान दिखेंगे, उसी में दलदली भूमि दिख जाएगी थोड़ा, तो वो तो सारे फिगर एक जैसे ही लगेंगे ना। तो ये तो फैक्चुअल है, याद रखना ही है। तो A का 2 हो गया, B का 3 हो गया, C का 1 हो गया, और D का 4 हो गया। 23 14 हमारा कोड हो गया, यानी E ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक। चलिए 90 देखिए,
हाल ही में बिहार में उद्घाटन किए गए कोइलवर पुल की लंबाई कितनी है। देखो आजकल लेंथ भी पूछ रहा है, ब्रिज की लेंथ भी पूछ लेता है, यूपी खास तौर से पूछता है। ठीक है, तो इसको तो मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक, वैसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको पहले देख लीजिए। ये बिहार में है, पहला तो ये याद रखना है। ठीक है, ये बिहार में है। और ब्रिज कहाँ गया, मैं फिगर, हाँ यहाँ पे है, देखिए ये फिगर है, ये है। ठीक है, ब्रिज क्या नाम है, कोइलवर कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, बिहार में। ये जो नदी दिख रही है ना, ये सोन रिवर है। ये जो रिवर दिख रही है ब्रिज के नीचे, ये सोन रिवर है। ठीक है, सोन नदी पे बना है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, देखो ये अंडर कंस्ट्रक्शन था उस टाइम पे, तो ये तब का फिगर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी लेंथ 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर। और ये किस नदी पे, सोन रिवर पे, याद रखना। चलिए आंसर ये हो गया। 91 देखिए, कोविड-19 घृणा अपराध विधेयक, कोविड-19 हेट क्राइम एक्ट हैज़ बीन पास्ड बाय, कौन सा देश ने भैया ये ऐसा विधेयक, ऐसा बिल पास किया है। इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए ने किया है। ठीक है, याद रखना, करंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और बड़ा अच्छा मतलब बिल है। अगर इंडिया में यहाँ पे ऐसा बिल आ जाए ना तो सब जेल में हो जाएंगे, क्योंकि कोविड-19 के पेशेंट को तो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे बड़ा छुआछूत हो गया हो। ठीक है, तो आंसर डी हो गया। चलिए 92 देखिए, ये आसान क्वेश्चन है और पुराना क्वेश्चन है, कई बार हम लोग पढ़े होंगे। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये पायनियर थे। देखो चिपको आंदोलन के ये पायनियर थे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के बारे में आप लोगों को पता है, किससे रिलेटेड था, जंगल के संरक्षण के लिए। ठीक है, वन का संरक्षण के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ठीक है, पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट पढ़िए भाई, भारत रत्न पुरस्कार के अवार्डी थे। देखो भारत रत्न उनको नहीं मिला है। ठीक है, भारत रत्न उनको नहीं मिला है, तो पॉइंट नंबर 2 गलत है। क्वेश्चन का अभी पूछा जाना, या हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, डेथ हो गई है कोविड-19 से इनकी डेथ हो गई। तो देखो क्वेश्चन बन गया, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए पुराना क्वेश्चन पूछा गया, ताकि करंट में थे, ये करंट में थे। यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट और ध्यान नहीं दिया। पहले पॉइंट में पढ़िए, हिमाचल प्रदेश लिखा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में थोड़ी ना एक्टिव था। चिपको आंदोलन तो उत्तराखंड में था, तो ये पॉइंट गलत हो गया। ठीक है, सॉरी, मैंने यहाँ पे सही का निशान लगा दिया। तो पहला पॉइंट भी गलत है, और दूसरा पॉइंट भी गलत है। इनको भारत रत्न तो नहीं मिला, लेकिन पद्म विभूषण जरूर मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण। ठीक है, और चिपको आंदोलन जो स्टार्ट कब हुआ था, ये 1973 में। ठीक है, इतनी बातें याद रख लेना हम लोगों को। तो यहाँ पे तो खैर दोनों आंसर गलत हैं, तो ये डी ऑप्शन हो गया, ना तो 1 ना तो 2। चलिए 93 देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2020 में फीफा अंडर 17 वाला पूछ रहे हैं। अंडर 17 भी पूछ रहे हैं और महिला भी पूछ रहे हैं। महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। अब देखो भैया, कोरोना बाबा की मेहरबानी है, यदि अगली वेव ना आई तो ज़रूर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है 2022 का अंडर 17 महिला विश्व कप। ठीक है, वुमेंस वर्ल्ड कप। और फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीफा वर्ल्ड कप कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कतर। ठीक है, याद रखना इसको भी, कतर कर रहा है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 देखिए, नई अखिल भारतीय सेवाएं, यानी ये ऑल इंडिया सर्विस की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विस की बात कर रहे हैं। और राज्यसभा के बारे में आप लोग हमेशा पढ़ते रहते होंगे कि लोकसभा। अरे यार, एक ट्रेन बहुत डिस्टर्ब करती है यार, माफ़ करना भैया। हमें तो डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन आप लोग डिस्टर्ब होते होंगे, क्योंकि ये जो मैक है इसमें साउंड बड़ा, पता नहीं, बाहर का साउंड बड़ा जल्दी कैप्चर करता है। तो साउंड सुन के घरे आने मत लगना। ठीक है, हाँ, मैं ऑल इंडिया सर्विस की बात कर रहा था। ऑल इंडिया सर्विस में आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे राज्यसभा और लोकसभा की आपने जब शक्तियाँ पढ़ी होंगी, तो आप राज्यसभा के बारे में एक शक्ति जरूर पढ़ते हैं, ऑल इंडिया सर्विस के बारे में, कि जो ओवरऑल शक्ति है लोकसभा से ज़्यादा शक्ति है राज्यसभा की ऑल इंडिया सर्विस में। ठीक है, लोकसभा का उसमें कोई रोल नहीं है। यदि किसी भी नई सर्विस का एंट्री करनी है, या फिर उसका निर्माण करना है, या कोई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, जैसे अभी कौन सी ऑल इंडिया सर्विस कौन सी हैं बताइए जल्दी से, IAS, IPS और IFOS। ये IFS फॉरेस्ट सर्विस है। ठीक है, IFS नहीं, फॉरेन सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ। IAS, IPS और IFOS। ठीक है, ये 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं। IFS ऑल इंडिया सर्विस कहाँ हुई है, फॉरेन का ही। तो भाई तुम बाहर जाके नौकरी तुम्हें करना है, इंडिया में करना ही नहीं है, तो कहाँ से ऑल इंडिया सर्विस होगी।
ठीक है। तो अभी तक तो 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं बस, ठीक है। अगर चौथी करना है निर्माण, 5वीं करना है, 6वीं करना है, तो भैया फिर राज्यसभा का वहाँ पे रोल आएगा, ठीक है। राज्यसभा की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और यहाँ पे 2/3 बहुमत चाहिए होता है, ठीक है। 2/3 बहुमत चाहिए होता है राज्यसभा मेंबरों का, और 2/3 बहुमत किस किस का है, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग का है। प्रेजेंट वोटिंग समझते हैं ना, उपस्थित कितने हैं और वोट कितनों ने दिया। कुछ कलाकार लोग वोट नहीं देते हैं, प्रेजेंट तो रहते हैं सदन में लेकिन वोट नहीं करते हैं, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए 2/3। अब जो खिलाफ रहेगा तो वोट नहीं करेगा ना, भले ही प्रेजेंट हो, ठीक है। तो आंसर 2/3 बहुमत हो गया, 2/3 ऑफ मेजॉरिटी चाहिए। और ये किस आर्टिकल में संविधान राज्यसभा को शक्ति देता है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 312 में ये शक्ति है राज्यसभा के पास, ठीक, क्लियर। चलिए 95 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी एनडीसी की बात कर रहे हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 ईयर प्लान का जो अनुमोदन करती है एनडीसी ही करती है, ठीक है। पहले ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1952 में, और इससे पहले एक संस्था और थी प्लानिंग कमीशन, ठीक है, वो 1950 में आई थी। तो प्लानिंग कमीशन जो भी काम करता था वो काम आगे फर्दर फॉरवर्ड कहाँ होता था, एनडीसी में, ठीक है। तो फाइनल मोहर एनडीसी की लगती थी पंचवर्षीय योजनाओं पर, ठीक। अब प्लानिंग कमीशन तो है नहीं, अब तो नीति आयोग आ गया, ठीक है, नीति कमीशन। अब पीसी नहीं है, अब एनसी है, नीति कमीशन। तो काम अभी भी एनडीसी का वही है, ऐसा नहीं है कि नीति कमीशन आ गया तो सब कुछ यही देखेगा। पंचवर्षीय योजनाओं का जो अंतिम जो रोल होता है रिकमेंडेशन का और मोहर लगाने का, वो एनडीसी ही करती है, ठीक है। तो इसकी स्थापना वर्ष याद रखना, 1952 पूछता है, ठीक। और इसके जो मेंबर रहते हैं एनडीसी के जो मेंबर हैं वो जान लीजिए। देखो पीएम साहब तो हैं, वो तो अध्यक्ष रहते हैं, वो चेयरमैनशिप कौन करता है, प्रधानमंत्री साहब ही करते हैं, ठीक। और इसमें सारे राज्यों के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर रहते हैं, और यूनियन टेरिटरी के जो भी गवर्नर हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है, कहीं पे गवर्नर बोला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी एक तरह से आप पूरी मंत्रिपरिषद बोल सकते हो, ठीक है, मंत्रिपरिषद बोल सकते हो। मंत्रिपरिषद नहीं बोलना चाहिए मुझे मंत्रिमंडल बोलना चाहिए, ठीक है, कैबिनेट बोलना चाहिए, क्योंकि मंत्रिपरिषद में तो और भी मिनिस्टर आ जाते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर दिख रहे हैं और पीएम दिख रहे हैं, यानी ये मंत्रिमंडल ही तो है, ठीक। और इसके अलावा नीति कमीशन के, एनसी मतलब नीति कमीशन के मेंबर, इतने लोग रहते हैं एनडीसी में, ठीक। और चेयरमैनशिप कौन करता है, पीएम साहब। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष पीएम साहब है। तो यहाँ पे जल्दी से देख लीजिए कौन नहीं है, राष्ट्रपति देख रहे हैं, राष्ट्रपति मेंबर नहीं है, बाकी सभी लोग हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, ठीक, क्लियर है। आंसर डी हो गया। 96 देखिए जल्दी से, चलिए 96 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 137, ये क्या कहता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेपरेटली भी याद रखना 137 को। 137 से सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिए हैं पहले, ठीक है, पहले जो भी निर्णय दिए हैं उन निर्णयों की पुनर्समीक्षा भी कर सकती है, ठीक है। मतलब अपने ही जजमेंट पे, अपने ही ऑर्डर्स पे जुडिशियल रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा आर्टिकल 137 में कहता है, ठीक। संसद और विधानमंडलों द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उस पर तो जुडिशियल रिव्यू होता ही होता है, खुद के जजमेंट जो हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस पर भी वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, ठीक है। अरे हो सकता है पहले के जजों का दिमाग ख़राब हो, कुछ गलत ऑर्डर कर गए हो, तो बनता है ना जुडिशियल रिव्यू करना, क्योंकि जज या जस्टिस जो भी लिखवा के गया है वही कानून है, और वही कानून फिर लागू भी रहेगा, भले गलत हो, तो उस कानून को सही करना, दुरुस्त करना भी तो सुप्रीम कोर्ट का ही काम है, वह कौन करेगा। आर्टिकल 143 कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आर्टिकल सेपरेटली याद रखना। 143 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति है, अरे सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, राष्ट्रपति की शक्ति है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास शक्ति है सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी सलाह मशवरा यदि लेना हो तो वो पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक। वैसे उनके पास, राष्ट्रपति के पास अपने लोग हैं, अपने आदमी हैं, अपना स्टाफ है। उनका स्टाफ कौन है, एजीआई हैं भैया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इनके असिस्टेंट कौन होते हैं, सॉलिसिटर जनरल, ये सब लोग हैं कानूनी सहायता के लिए, कानूनी सलाह के लिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पैंतरे होते हैं वो सब यही सब तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 143 से राष्ट्रपति साहब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर लेंगे। चलिए 280 वेरी कॉमन, क्या पढ़ते रहते थे हम लोग तो, कई बार बिकता है, फाइनेंस कमीशन पढ़ते हैं, ठीक है। इस बार के फाइनेंस कमीशन जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के, जल्दी से बताइए। एनके सिंह है शायद ना, यदि मैं सही हूँ तो करेक्ट करके बताना, यदि मैं गलत हूँगा तो, अगर मैं सही हूँगा तो फिर इसका कार्यकाल बताना है, इनका कार्यकाल कब तक का है। चलिए आर्टिकल 76 में जल्दी से बता दीजिए, फिर यही कौन सा बच रहा,
आर्टिकल 76 में तो भाई महान्यायवादी है ना, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI खुद है 76 में। और जो इसके सामने लिखा है राष्ट्रपति को सहायता एड और एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 75 में है ना, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ठीक से पढ़ना, सारे क्लॉज पढ़ना, सारे सब आर्टिकल पढ़ना इसके। यही सब आर्टिकल हैं जो प्रेसिडेंट की यहाँ पर शक्तियों को कट कर दिया, ठीक है, पर काट दिए राष्ट्रपति के। सारा कुछ पूछ के करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, कुछ अपने विवेक से कुछ नहीं कर सकते, डिस्क्रिशनरी पावर सब खत्म कर दिया। इस आर्टिकल ने 75 आर्टिकल ने प्रेसिडेंट को क्या बना दिया? रबर स्टैम्प बना दिया, ठीक है, रबर स्टैम्प का दर्जा इनको दिया जाता है राष्ट्रपति साहब को, कि वो अकेले एलोन कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो 76 जो है वो तो गलत मैच है ना, तो डी गलत है और हम लोग को गलत बताना था, तो बोल नहीं पा रहा हूँ यार, देखो तबीयत सही नहीं है, उसके लिए तो हम आपसे रोज़ माफ़ी मांग ही लेते हैं, ठीक है। देखो 4 टेस्ट और बचे हैं, 12 हम लोगों ने कर लिए ना, 12 कर रहे हैं, 12 तो करा ही दूंगा, 13, 14, 15, 16 बचा है, जिसमें से 13 CSET है, तो वो हम आपको PDF और सॉल्यूशन भेज देंगे, आप लोग खुद से कर लेना। बाकी 14, 15, 16 जो हैं वो करंट अफेयर्स हैं, तो उसको हम लोग कर लेंगे, और हम नहीं भी करा पाएंगे तो हम आपको PDF दे देंगे, ठीक है। फिर भी हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि हम करा देंगे। अभी तक वीडियो 36 मिनट का रिकॉर्ड हो चुका है, और मैंने कम से कम 14 से 15 बार वीडियो को कट कर लिया है, यानी 14-15 पार्ट बन गए इस वीडियो के। अब मैं बाद में इसको जोड़ूंगा, क्योंकि बीच बीच में खांसी आती है तो मैं फिर उसको स्टॉप कर देता हूँ, और यहीं माइक के सामने यदि खांस दूंगा तो आपके कान फूट जाएंगे। चलिए जल्दी से चलिए, लेट हो रहा है। तो 96 हो गया ना डी ऑप्शन, चलिए 97 कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। इसको जल्दी से मिटा तो दें पहले। 97 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शैव संप्रदाय से संबंधित नहीं है? देखिए आपको शहर जाना पड़ेगा ललितपुर, ठीक है। ललितपुर जाएंगे तो आपको दशावतार मंदिर मिलेगा, ठीक है। उस जगह का नाम है देवगढ़, ठीक है, बड़ा अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, कभी समय मिलेगा तो जाना देवगढ़ में, तब आपको वहाँ पर दशावतार मंदिर मिलेगा, ठीक है। विष्णु जी बैठे हैं यहाँ पे, विष्णु जी अंदर, मंदिर के अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाहर यहाँ पे दीवारों पे छोटी छोटी मूर्तियाँ यहाँ पे आपको विष्णु जी की मिल जाएंगी, ठीक। उसको हम लोग देख लेते हैं फिगर को। ये है दशावतार मंदिर, ठीक है, दशावतार मंदिर। कहीं कहीं पे किताबों में यहाँ पे झांसी लिखा है, तो झांसी गलत है, ठीक है। वो शायद पुराना क्वेश्चन रहा होगा, जब झांसी ललितपुर पार्ट था झांसी का, अब तो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है ना दोनों, झांसी अलग है और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट अलग है, तो दशावतार मंदिर ललितपुर में है, ठीक है, ना कि झांसी में। यूपी स्पेशल जो किताब है ना उसमें झांसी लिखा है, तो वो करेक्ट कर लेना आप लोग। और कहीं कहीं हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में भी झांसी लिखा है, तो वो भी गलत लिखा है, ठीक है। और ये जो मूर्ति दिख रही है, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये विष्णु जी बैठे हैं, ये उनकी नागपास दिख रही है, ठीक है, नागराज दिख रहे हैं ना ऊपर, ये विष्णु जी हैं। यानी दशावतार मंदिर जो है वो वैष्णव समुदाय से संबंधित है, ना कि शैव से, ठीक है। और ये गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है, गुप्तकालीन मंदिर है। चलिए वापस क्वेश्चन पर चलता है। और बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं, राजेश्वर, नटराज और विरूपाक्ष, इनको भी देख लीजिए, ठीक है, इनको भी जल्दी से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी तो पूछता रहता है ना बार बार। इनको फिगर भी देखना है हम लोगों को, और ये कहाँ पे ये भी जानना है। ये राजराजेश्वर मंदिर है, ये केरल में है, ठीक है, ये केरल में है। दूसरा इमेज जो दिख रहा है, हमारा भी दिमाग सटे गया है, ये नटराज मंदिर है भाई, सॉरी यार, ये राजराजेश्वर नहीं है, ये नटराज मंदिर है, ठीक है, नटराज मंदिर। नटराज कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में, याद रखना। दूसरा जो है ये है राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर टेम्पल, ये है केरल में, ठीक। तीसरा और देख लीजिए, ये है विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, विरूपाक्ष इंपॉर्टेंट है। और विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में, याद रहेगा। चलिए वापस क्वेश्चन पर चलता है। तो ये जो 3 मंदिर हैं ये शैव समुदाय से संबंधित है, और 10वां मंदिर आपने देखा है, इसमें इमेज देखिए विष्णु भगवान की, यानी ये वैष्णव समुदाय से संबंधित है, शैव से नहीं है, तो आंसर ए हो गया, ठीक। इसको मैं इरेज कर दूँ और इस पर सही टिक लगा दूँ, ठीक। चलिए 98 देखिए, भक्तिकालीन संतों के बारे में बता दीजिए। भक्तिकालीन यानी ये लोग गाने आने में बड़ा बिलीव करते थे, ठीक है, मतलब भगवान में आस्था कम बिलीव करते थे, और गायन में यानी भजन गायन में ज़्यादा बिलीव करते थे, ठीक है, भजन करने में। ये ईश्वर की आस्था और विश्वास में ही बिलीव करते थे, ठीक है, उसी को मोक्ष मानते थे। मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, मूर्ति पूजा में, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे।
मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, इसलिए तीर्थ यात्रा नहीं जाते थे। ठीक है, तीर्थ यात्रा जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अकेले बैठो एक कोने में, भगवान के गाने गाओ, मस्त रहो, उसी में इनको आनंद आता था। ठीक है, भक्तिकालीन संत जो थे, गायन में ही इनको आनंद की प्राप्ति होती थी, और उसी आनंद को ये बोलते थे कि हमें अब मोक्ष मिल जाएगा। तीर्थ मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, इसलिए तीर्थ यात्रा नहीं जाते थे, और तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे तो फिर काहे का कर्मकांड। ठीक है, कर्मकांड के सख्त विरोधी थे। ठीक, और एक कर्मकांड तो खुद उपवास है ना, फास्ट रखना, उपवास एक कर्मकांडी तो है, तो उपवास पर भी बिलीव नहीं करते थे, और एक ईश्वर को मानते थे। ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जल्दी से पॉइंट पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। उन्होंने एक ईश्वरवाद के सिद्धांतों का प्रचार किया, बिल्कुल करेक्ट है, एक ही ईश्वर को मानते थे। उन्होंने गायन आस्था के स्थान पर भजन गायन पर जोर दिया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट पढ़िए, उन्होंने कर्मकांड, तीर्थ यात्रा, उपवास की निंदा की, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी इसमें तीनों पॉइंट सही हैं, सही है ना तीनों। चलिए आगे बढ़िए। 99 देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। 99 में पढ़ लीजिए क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि आज के चरमपंथी कल के नरमपंथी होंगे, ठीक उसी तरह जैसे आज के नरमपंथी कल के चरमपंथी थे। ये किसने बोला था? ये गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने बोला था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोखले साहब ने बोला था। गोखले साहब की 2-3 किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बताएंगे वो बुक्स कौन सी थी? एक तो गीता रहस्य थी, ठीक है, गीता रहस्य, और दूसरी आपको याद रखना है आर्किटिक होम इन द वेदास। इसी किताब में दूसरी वाली आर्किटिक होम में ही इन्होंने लिखा है कि जो आर्यंस लोग थे वो आर्कटिक से आए हैं। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ें। चलिए 100 देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। ये जो मैनोमीटर रक्त दाब मापी, तो क्या रक्त ही नापेगा ना भाई, ब्लड प्रेशर नापेगा। जो डॉक्टर गले में लटकाए रहता है वो यही लटकाए रहते हैं। ठीक है, मतलब गले में नहीं लटकाए रहते हैं, उनके पास रहता है। जो गले में लटकाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको तो स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप। ठीक, इससे पल्स रेट वगैरह वो मेजर कर लेते हैं, और रक्त दाब मापी से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। यानी पहला सही मैच है। एमीटर देख लीजिए, धारा मापी, ये फिर तो धारा को नापेगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कौन करता है? एमीटर, तो ये भी सही मैच है। मैनोमीटर देख लीजिए, देखो यहाँ पे हिंदी वर्जन लिखा है ना, इसलिए आसान हो जा रहा है, यदि देवनागरी में लिखा होता तो कठिन हो जाता। मैनोमीटर देवनागरी में लिख के पूछा है, पीसीएस कई बार पूछा है मैनोमीटर। ठीक है, ऐसे पूछा है मैनोमीटर, और उसके सामने लिखा है जो भी वो मेजर करता है। तो मैनोमीटर से नहीं समझ में आ रहा ना कि ये दाब मापता होगा। यानी जो गैसियस प्रेशर रहता है, गैसियस प्रेशर जो है वो मैनोमीटर से नापते हैं, यानी प्रेशर ऑफ गैसेस जो है वो मैनोमीटर से, ये भी सही मैच है। कैलोरीमीटर देख लीजिए, कैलोरीमीटर डिटरमिन लॉन्गिट्यूड ऑफ वेसल एट टी, ये सही है, गलत लग रहा है ना? बाण से क्या समझ में आ रहा था? और इससे मान नापते हैं क्या है? इंटेंसिटी ऑफ कलर। ठीक है, रंगों की तीव्रता को मेजर करते हैं बड़मापी से, ना कि समुद्र में एक पोत के देशांतर निर्धारित करता है, ये तो गलत है। तो डी यहाँ पे गलत है। ठीक है, गलत बताना था हम लोग को, आंसर डी हो गया। ठीक, चलिए साहब इतना ही करते हैं। ठीक है, 20 ही क्वेश्चन रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, बाकी 20 क्वेश्चन मैं सुबह दे दूँगा। देखो लेट लतीफ़ी के लिए हम बड़ी माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, पर कुछ हम कर नहीं सकते। हाँ, पर मैं PDF दे दूँगा आपको, 40 क्वेश्चन की PDF दे दूँगा, आप लोग PDF से पढ़ लेना, बाकी मैं वीडियो सुबह तो अपलोड कर ही दूँगा। ठीक है।